नमस्कार, मैं शाहनवाज अहमद। आप मिलिए श्री जावेद अब्दुल्ला साहब से, जो एक युवा दार्शनिक, लेखक एवं पृथ्वी अधिकार कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी संस्था है WND, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। और इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री ले रखी है और बहुत अच्छे बेहतर तरीके से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि WND क्या है और WND के बारे में हमें थोड़ी जानकारी संक्षिप्त में दें। सबसे पहले आपकी पूरी टीम को और NTV 24 और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। आपने पूछा मुझसे कि WND क्या है और इसके काम क्या हैं। WND इसके पूरे नाम है वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी। ये एक इदारा है। 2016 मैंने इसे कायम किया और जिस उसूल पे या जिस दर्शन पे ये बेस्ड है उसको आप नेचुरल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। नेचुरल डेमोक्रेसी नाम से कोई सिद्धांत अभी तक आप सर्च करेंगे तो कहीं कुछ ऐसा मिलता नहीं है। अरस्तू के कुछ चीज़ें मिलती हैं, लोग उसको जोड़ कर लिखते हैं। उसके बाद कहीं कहीं अब लोग चूँकि इस तरह से पर्यावरण पृथ्वी के मुद्दे सामने आ चुके हैं तो लोग इस तरह से भी देख रहे हैं, लेकिन किसी बड़े दार्शनिक के रूप में नेचुरल डेमोक्रेसी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने इस पर किताब लिखी है, 2018 में वो आई थी। ये जो नेचुरल डेमोक्रेसी है, अगर हम इसे 1 से 2 लाइन में समझना चाहें तो वो ये है कि ये जगत जिस पे आप रहते हैं, ये जिस स्वरूप में है इसे उसके उसी स्वरूप में स्वीकार करना, यही है बस नेचुरल डेमोक्रेसी। अब ये है कि ये जब बात आप कहते हैं, इसके माने ये हुए कि अल्टीमेटली जो सिस्टम है वो है ब्रॉडर सिस्टम। यानी आपको ज़िंदगी जीने के लिए इस पूरे यूनिवर्स के बीच जितनी चीज़ें हैं जो आपको प्री एग्जिस्ट मिल चुकी हैं, किसी को यकीन है तो वो मानता है कि ऊपर वाले ने बनाई है, नहीं यकीन है तो मानता है कि भाई एक नेचर है वो ये काम कर रहा है। ठीक है, आप जिसका जो विश्वास हो, लेकिन ये कि अल्टीमेटली जो सिस्टम है वो ब्रॉडर सिस्टम है। उसका अंग्रेजी में टर्म ब्रॉडर या वृहद एक व्यवस्था है जो पहले से चल रही है। जिस तरह के एक मानव शरीर के अंदर एक व्यवस्था है, उसी तरह से इसकी पूर्ति के लिए इस पूरे यूनिवर्स की एक व्यवस्था है। और उसके अंदर एक ये हमारा ग्रह पृथ्वी है, इसके एटमॉस्फेयर है, सारी चीज़ें हैं। अब इस ग्रह पे लोग बसते हैं, सदस्य से परिवार, समाज, फिर देश और फिर दुनिया। तो इससे निकली हुई जो व्यवस्था बनेगी वो हमेशा उस ब्रॉडर सिस्टम के अंदर होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यवस्था जो एक परिवार से निकलती है, समाज से निकलती है, देश से निकलती है, वो हमेशा उस वृहद व्यवस्था जो प्राकृतिक व्यवस्था है, नेचुरल सिस्टम है, वो हमेशा उसके अंदर ही होगी। यानी उसको हार्म करने वाली नहीं होगी, क्लैश करने वाली नहीं होगी, उसकी बनाम में नहीं आएगी। ये ब्रॉडर सिस्टम वर्सेस मैन मेड सिस्टम, ये जब होगा तो मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें, बिल्कुल ना करें। और वो अब होने लगा है। तो असल जो मकसद है नेचुरल डेमोक्रेसी का वो यही है कि जहाँ जहाँ हम क्रॉस लाइन बढ़ रहे हैं आगे, उससे हम पीछे आए और मैन मेड जो व्यवस्था है उसको हम ऐसा बनाएं कि जो ब्रॉडर सिस्टम है नेचर का, मतलब इंसानों द्वारा बनाई व्यवस्था, उसमें पूरी सिविलाइजेशंस है, कोई एक देश नहीं आता, पूरी मानव सभ्यता है। सिद्धांत, उसूल, विचार धीरे धीरे ज्ञान क्षेत्र में आते गए और फिर लोगों को महसूस होता गया, फिर आगे चीज़ें दुनिया बढ़ती चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो 2000-3000 साल से 5000 सालों से चली आ रही हैं, इन सारे विचारों का जो लिबाब है और उसका जो अर्थ है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो प्राकृतिक व्यवस्था के ख़िलाफ़ ना हो किसी भी दर्जा।
अच्छा, यहाँ WND जैसे आप वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी, ठीक है, इसमें आप, हमने सुना है कि राजनीति से भी जुड़ी हुई इसमें कुछ मुद्दे हैं, तो क्या ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो नेचुरल डेमोक्रेसी है, ये असल में सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए है। आप ये देखिए कि दुनिया में कभी आप बैठिए इस पर सोचने के लिए कि जितने फील्ड हैं मानव श्रम के, यानी उसके काम काज के, सारे फील्ड में बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा, बल्कि कहीं कहीं तो आपकी अकल काम नहीं करती। लेकिन अगर आप आएंगे पॉलिटिक्स में, सियासत में, तो वहाँ उस दर्जे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बल्कि बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब घिसी पिटी व्यवस्था चली आ रही है अभी तक। और हमेशा ही वक्त के साथ अगर आप अपने उसूल को चेक नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं एक डिबेकल आएगा ही, एक दिवालियापन आएगा ही। तो वही आ रहा है अब धीरे धीरे। तो इसी को दूर करने के लिए हमारी ये तंजीम है, इदारा है जो काम कर रहा है। अच्छा, अभी ये आप बताइए, अभी तो चुनाव का माहौल है, लोकतंत्र का लोक उत्सव समझिए। अभी इस चुनाव, लोकसभा चुनाव में आपका क्या रोल है यहाँ पर? अगर राजनीति से आपकी संस्था राजनीति से भी कहीं ना कहीं सरोकार रखती है या उसको रिफॉर्म करने में काम कर रही है, तो उसमें आपकी कहाँ तक सहयोग है या आपकी भागीदारी क्या है? देखिए, सारे सवाल बहुत ज़्यादा वक्त के नहीं, संक्षिप्त में आप बता दें, अगर आपको परहेज है तो बताएं। मैं नहीं, परहेज नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ। मैं जहाँ तक इस इलेक्शंस की बात है, तो देखिए, इस मुल्क में इलेक्शन हो या दीगर तमाम ममालिक में, अलग अलग मुल्कों में इलेक्शंस हो, जहाँ कहीं भी हो, मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ अपने देश का, और अभी जो सामने हालात हैं उस मद्देनज़र मैं यही कहूँगा कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, नागरिक, और जो लोग चुनाव वोट देने वाले हैं, उनको ये समझना चाहिए कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको आप ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन, यानी कर्तव्य और अधिकार। मैं यहाँ पे थोड़ा वक्त लूँगा आपसे, जी जी, तभी ये बात समझ में आएगी। देखिए, स्टेट, राज्य सत्ता, और फिर उससे जुड़ी हुई हुकूमत और सियासत, ये सारी चीज़ें। फ़र्द जब समाज बना और समाज फिर वो एक राज्य, फिर देश बना, इस पूरे क्रम में इसका जो मूल संरचना है इसकी, ये क्यों आया एग्जिस्टेंस में, तो आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे जो राजनीति शास्त्र पढ़ता है, आप नहीं पढ़ा होगा स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, कि स्टेट का फॉर्म होता ही इसलिए है, उसमें तीन चीज़ें आती हैं, जान, माल, इज़्ज़त आबरू और हक़ तलफ़ी। यानी हम और आप अपने अधिकार जमा करके किसी एक को देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि हम में से ही कोई एक आदमी जो उस तरह से नहीं सोच सकता होगा, और हो सकता है वो इम्बैलेंस्ड हो और वो अन्याय करने उतर जाए किसी मौका, तो उसके ख़िलाफ़ जिसको हमने अधिकार दिया है न्याय करने का, वो खड़ा हो सके और हमें न्याय दिला सके। तो न्याय के लिए, यानी जस्टिस के लिए, और जान, माल, इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये स्टेट फॉर्म में आता है। यानी इसका डायरेक्टली रिलेशन फ़िज़िकल नीड्स से है, जो ये ज़िंदगी चल रही है हमारी। ये तीन चीज़ें मैंने बताई, जान, माल, इज़्ज़त आबरू, और तीसरा हक़ तलफ़ी। यानी पहला तो ये कि लाइफ, प्रॉपर्टी और डिग्निटी, यानी किसी की इज़्ज़त आबरू से कोई खेल ना सके, और फिर चौथा ये कि हक़ तलफ़ी, इंजस्टिस। मैं समझता हूँ कि दुनिया जहाँ जा चुकी है, एक चौथी चीज़ हमें जोड़नी होगी, और मैं समझता हूँ उसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए। ये जो है हम जो फॉर्म कर देते हैं सियासत को, मतलब स्टेट को, उसको आप कह सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, इसी के तहत ये होता है। ये अलिखित अनुबंध है, कहीं लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन लोग इसे समझते हैं। इसके अंदर अब एक चीज़ जोड़नी होगी, वो है कि नेचर कंजर्वेशन, प्रकृति की सुरक्षा। आप ये समझिए, ये कोई शब्दावली नहीं है, यानी ये नहीं कि मैं पर्यावरण पर काम करता हूँ इसलिए मुझे ये पता है, क्योंकि ये सवाल पहले थे नहीं। यानी कोई ये पहले नहीं सोचता था कि पानी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा या लैंडस्लाइड हो जाएंगे,
या ये कि ज़िंदगी की बात आ जाएगी। पहले तो ये था कि भाई समाज जो बसा है हमारा, उसमें हमें न्याय कैसे मिल सके, और जो इस पूरी धरती पर जो वस्तुएं हैं प्राकृतिक, उसका सही से वितरण कैसे हो सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए वो आया था। लेकिन ये है कि अब दुनिया धीरे धीरे कर वहाँ पहुँच चुकी है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो नीतियाँ हैं जो चली थी 5000 साल तक, अब तक यहाँ पहुँची हैं, वही नीतियाँ कहीं ना कहीं उस पूरे ब्रॉडर सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं। इसमें कई आइडियोलॉजीज़ हैं, फ़िलासफ़ी है, कैपिटलिज़म है, और भी कई चीज़ें हैं। तो नागरिक को चुनाव में वोट देते वक्त अब ये सवाल पूछना होगा अपने आप से कि उसे अपने नेता को, ऐसे नेताओं को चुनना है जो उस ब्रॉडर सिस्टम का ख्याल रखने वाला हो, यानी प्रकृति का ख्याल रखने वाला हो, वो जिस दर्जा कर सके। और इसे अब हर सतह पर, कोई नागरिक है उस सतह पर भी और कुछ सत्ता में है उस सतह पर भी, अपनी अपनी सतह पर नेचर कंजर्वेशन यानी प्रकृति की सुरक्षा वो हर हाल में करनी चाहिए। तो चुनाव में उसे ये ख्याल रखना चाहिए कि जो प्रतिनिधि उसके पानी का, उसके गांव के पानी का, शहर के पानी का, उसके जो गटर हैं, मूलभूत सुविधा, मूलभूत सुविधाओं में जो के साथ ब्रॉडर सिस्टम की जो सुविधाएं हैं, जी आप हवा, पानी, मिट्टी, वर्ण, ठीक है, इसकी चर्चा नहीं होती थी अब तक पॉलिटिक्स में। ये तो हम लोगों ने भी देखा है कि प्रकृति की कोई चर्चा ही नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है नेताओं के भाषण में। हाँ, नहीं करती। आपका मुद्दा सही है, अब जनता इसको किस प्रकार लेती है, आप ये देखिए कि आप सर्च करेंगे, आप जानते हैं ये बात कि आपकी बात इल्म है कि अभी केप टाउन बिल्कुल सूखा घोषित हो चुका है। जी जी जी, भारत का बेंगलोर है ना, त्राहिमाम है वहाँ, देख लीजिए क्या हाल है। इसी तरह तो मैं चाहूँगा कि अपने नेता जो बने जहाँ के भी हैं, वो एमपीज़ के हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, तो वो जो चुनने वाले लोग हैं अपने प्रतिनिधि को, वो ख्याल ये रखें कि ऐसे लोगों को चुनें जो उसकी प्रकृति को हार्म न करें। ये इसलिए हम कह रहे हैं, बात और समझ लीजिए कि सिटीजनशिप में, वो तो आपने पढ़ा है कि किताबों में जो भी, लेकिन मूलतः सिटीजनशिप एक होता है एनवायरमेंटल सिटीजनशिप, पर्यावरणीय नागरिकता। यानी जब आप जन्म लेते हैं तो एक पर्यावरण में जन्म लेते हैं, आप एक माहौल में जन्म लेते हैं, और वो प्री एग्जिस्ट होता है, वो ऊपर से दिया हुआ है, मालिक का दिया हुआ है। यदि वो यकीन नहीं है तो कहेगा कि वो प्रकृति का दिया हुआ है। वहीं आप जन्म लेते हैं, यानी उसमें से ज़रा भी 1 मिनट के लिए भी कोई सिस्टम अगर गड़बड़ा जाए तो आप सांस नहीं लेगा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे कहानी आपकी। तो उसको डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए अपनी पर्यावरणीय नागरिकता, एनवायरमेंटल सिटीजनशिप का भी ध्यान रखना चाहिए और उसको निभाना चाहिए। वहीं से मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एनवायरमेंटल सिटीजनशिप, पर्यावरणीय नागरिकता, यानी किसी भी जीव का बच्चा या कोई भी जीव जन्म लेता है तो वो एक ब्रॉडर वृहद सिस्टम में जन्म लेता है, यानी वो सिस्टम जो प्रकृति का बनाया हुआ है। किसी को यकीन है तो उसके पर्दे जो शक्ति है ऑलमाइटी की, उसने दुनिया बनाई है, उसमें वो जन्म लेता है, और फिर उसी बनाई वस्तुओं में से वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। अब हम में से हर शख्स उस तरह का है नहीं, तो हम में से हर शख्स के बीच, समाज के हर वर्ग के बीच न्याय मिल सके, वस्तुओं का सही वितरण हो सके, फिर ये कि हर तबके की सुरक्षा हो सके एक दूसरे से, इसके लिए स्टेट फॉर्म में आता है। ठीक है, यही हमने पढ़ा है किताबों में। हो क्या रहा है उसको आप अभी अलग कर दीजिए कि क्या हो रहा है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उससे बहस नहीं है। मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ कि इसी के लिए स्टेट फॉर्म में आता है। तो अब हम और आपको ये ख्याल रखना होगा कि हमारी जो पर्यावरणीय नागरिकता है उसका ख्याल रखने वाला कौन नेता है, क्योंकि विचारधारा, दर्शन और ये पार्टी वो पार्टी, विकास, ये सारे मुद्दे बाद में हैं। पहले आप जीवित तो रहेंगे तब तो ये सब करेंगे। सवाल रेड लाइन से ऊपर आ चुका है, हर फील्ड में एक रेड लाइन होता है ना। तो जीवन जीने की जो साइकिल है ना, लाइफ साइकिल, उसमें अब सिविलाइजेशन रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। आपको मेरी बात यकीन नहीं होता, आप जाइए और किसी भी, ढेरों साइंटिस्ट ऐसे हैं इनका लिस्ट अगर देख लीजिए कि सब ने लगभग ये प्रेडिक्शन कर दी है कि ये सदी जो 21वीं शताब्दी है, ये मानव सभ्यता की इस स्वरूप के लगभग आखिरी सदी है ये। अब वो भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि 22वीं शताब्दी में लोग कैसे रहेंगे या उसका क्या स्वरूप होगा। तो इसीलिए हमें मानव श्रमित या मानव जनित जो व्यवस्था है वो हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि
प्रकृति जनित व्यवस्था को हम कम से कम हार्म कर सकें, क्योंकि हमारा प्राइमरी रिसोर्स वही है। यानी आप हवा का बदल कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। आप ऑक्सीजन वो तो नाम है एक ऑक्सीजन, असल में वो हवा ही है, गैस है वो। उस गैस के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं ला सकते आप ब्लड खुद से जनरेट नहीं कर सकते। इंसानी खून जो है अब तक साइंस में नहीं पहुंच सका है, इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत ही बड़े बड़े काम कर लिए हैं, अल्लाह ने अक्ल दी उस अक्ल से, लेकिन ये उसकी अपनी एक सीमाएँ हैं। तो सियासत है, हुकूमत है, जो कुछ भी है, समाज है, इन सबको ये ख्याल रखना होगा कि हमें उस पर्यावरणीय नागरिकता को, जहाँ हम रहते हैं, बच्चा जहाँ जन्म लेता है, खेलता कूदता है, बड़ा होता है, बड़े बड़े कारनामे करता है और फिर चला जाता है दुनिया से, ये सारे वो काम वो प्रकृति की बनाई व्यवस्था में करता है वो, ठीक है। और उस व्यवस्था को सही से संचालन करने के लिए समाज में एक सरकार बनती है, शासन चुनते हैं हम हमारा आप। लेकिन ये देखिए जब ये कि वही चीज़ अगर आप इस दर्जा काबिज़ होने लगे कि जिस चीज़ पे वो खड़ी हुई थी वो चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है वो, तो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। और ये जो इन्वायरमेंटल सिटीजनशिप है, पर्यावरणीय नागरिकता, ये भी कहाँ है, ये भी हमारे बीच है। ये सब जो है एक यूनिवर्स है। ये तो बड़ा प्रश्न है, इस पर फिर हम आगे बात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये बात कि वो जो स्टेट की सिटीजनशिप है नेशन की, ये तो वैचारिक है, ये अवधारणात्मक है। आप ये समझ रहे हैं कि हाँ एक स्टेट होता है, एक राज्य होता है, एक देश होता है, वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन एक अनपढ़ गंवार भी जानता है कि पानी नहीं पिएंगे तो प्यास लगेगी तो मर जाएंगे, भूखे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, बहुत तेज़ बारिश होगी, बाढ़ आ जाएगी तो मर जाएंगे, है ना, ज़रा लैंडस्लाइड करेगी तो मर जाएंगे। तो व्यवस्था तो वो होनी चाहिए ना जो जीवन दे, और जीवन वो सब के लिए दे, ऐसा नहीं किसी एक तबके के लिए, हर व्यक्ति के लिए। तो पर्यावरणीय नागरिकता को आप डिस्टर्ब करके, यानी अपने पर्यावरण को ख़राब करके, नेचर को डिस्टर्ब करके आप रह ही नहीं सकते, यानी आप जी ही नहीं सकते। आपने जितने भी मतलब ये जितनी बात बताई उसमें ये प्रॉब्लम्स है, आपके पास इसका एकदम ब्लूप्रिंट सॉल्यूशन? देखिए मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि एक चंद नहीं बता सकते, लेकिन एक छोटी सी मैं बता रहा हूँ। देखिए सारी बातों पे तो आप एक सीरीज़ शुरू कर सकते हैं, मैं बात कर सकता हूँ उस पर। फ़िलहाल दो चीज़ें मैं ये कहूँगा। एक तो मैंने ये बता दिया, पहले ही बताया मैंने कि अभी इलेक्शन के मुताल्लिक़ है, तो आप ये कीजिए कि अपने इलाके में देखिए कि जो नेता या जिस पार्टी का नेता आपको लगता है कि नेचर को कम डिस्टर्ब करने वाला है, ठीक है, या हमारे हवा, पानी, मिट्टी, वन, है ना, इसका ख्याल रखने वाला ज़्यादा है, या फिर मैं ऐसे समस्याओं को लेकर इसके पास जाऊँगा तो ये उसको उठा के फेंक नहीं देगा उस कागज़ को, उसको चुनिए आप। दूसरा ये कि हमारे और आपके सदियों से जो सफलता का मापदंड है वो ऐसा है जिसमें आप जितना ज़्यादा इस प्रकृति की संपदा को उपभोग करने वाले बनेंगे, समाज में आपको उतना ही बड़ा अमीर आदमी या बड़ा कामयाब आदमी माना जाएगा। तो ये एक सोशल एक्सेप्टेंस है, हमारे सफलता का मापदंड बन चुका है। इसको धीरे धीरे आप तोड़िए, अपने घर में भी तोड़िए, अपने बच्चों के बीच तोड़िए कि कुछ नहीं होता, आप सुख शांति से जी सकें, वही जीवन है। समझ गए? तो असल दूसरा सवाल का जवाब ये है कि सफलता के मापदंड को बदलना होगा, और मापदंड ये बनाना होगा कि हम नेचर के राजा बन के नहीं, नेचर के प्रकृति के सदस्य बन के ज़िंदगी जिए, ठीक है, और उसे कम से कम डिस्टर्ब करें। आपने कहा कि क्या ब्लूप्रिंट है, हम नेचर के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, वो इतनी बड़ी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, बस आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। बस आप लॉकडाउन में क्या हुआ, वही मैं आपको बोलने वाला था, सिर्फ बस एक चीज़, हमने लॉकडाउन में एक चीज़ ज़रूर देखा कि नेचर ने अपने आप को खुद से रिस्टोर किया, वो करती रहती है अपने आप, मतलब खुद से रिस्टोर कर लिया, और इस तरह से माहौल बन गया। आम लोग जो लोग नहीं जानते नेचर के बारे में, उनको लगने लगा कि बड़ा अच्छा मौसम हो गया, गर्मी भी कम पड़ रहा है, और एकदम हवा में भी एकदम अच्छी ये नेचर अपने आप को हर 24 घंटे के दरमियान में रिस्टोर करती है किसी दर्जा। वो जो रात होती है वो किस लिए होती है, एक दुनिया के एक हिस्से में रात होती है, कई दिन होता है, ये उसी रिस्टोरेशन का भी एक पार्ट है वो, तभी तो आप सुबह उठ के फ्रेश होते हैं। अच्छा, एक कुछ वक्त हम लोग पहले सुना था कि आपने एक साइकिल यात्रा भी निकाली थी अवेयरनेस के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। यात्रा हमने कई की है, बहुत सारी नहीं, लेकिन छोटी छोटी यात्राएं 2-3 की हैं मैंने। 2 पद यात्राएँ की हैं और 1 साइकिल यात्रा की है। तो साइकिल यात्रा का जिक्र जहाँ तक है, तो
बनारस में भारत माता मंदिर एक जगह है, काशी विद्यापीठ के बगल में। वो कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ कोई पूजा पाठ करते हैं लोग। भारत का नक्शा है जो संगमरमर के इससे पत्थर से बना हुआ है ज़मीन के ऊपर। तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है वो। तो वहाँ से मैं यात्रा शुरू करके मैं दिल्ली गया था, मैं राष्ट्रपति भवन, और वहाँ मैंने एक ज्ञापन दिया कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपने प्रियम्बल में, संविधान के प्रियम्बल में पृथ्वी ग्रह को शामिल किया जाए। और भी कई निकात हैं उसके। फिर ये कि जो 22 अप्रैल है उस दिन हम संवैधानिक रूप से पृथ्वी का ध्वजारोहण करें। और फिर ये कि जो नेचर के प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, हवा, पानी, मिट्टी, वन वगैरह, ये सब, इसके संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए एक कंजर्वेशन ओथ शामिल किया जाए। ये उसमें कुछ है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो थोड़ा तीखा भी है, सुनने में आया था कि आप लोकसभा चुनाव में भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे थे। इस लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाना, ये तो नहीं कहूँगा मैं। हाथ क्या आजमाऊँगा मैं आजमा ही नहीं रहा हूँ कोई चीज़ ज़िंदगी में। तो ये अफवाह थी? नहीं, वो अफवाह नहीं थी, अब वो बात सही है। लेकिन ये आपने जो हाथ आजमाना, ये मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करता, ये कभी करता ही नहीं हूँ, ये मेरा उसूल ही नहीं है। असल ये है कि मैं अपना काम करता हूँ, तो उसी काम का एक पार्ट ये है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी, इसकी एक विंग है फ्रीडम स्टडीज़ रिसर्च सेंटर। और उसका ये हदफ है कि वो एक यूनिवर्सिटी कायम करना चाहती है, यूनिवर्सिटी फ्रीडम स्टडीज़, स्वतंत्रता अध्ययन विश्वविद्यालय। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता को बतौर विषय यूनिवर्सिटी में कायम करना, इस्टेब्लिश करना, और उस पर उस जागरूकता को लोगों में ले जाना, यानी पीढ़ियों के अंदर स्वतंत्रता की सही समझ को विकसित करना, ये उसका मकसद है। अब ये एक अलग ही बहस है कि स्वतंत्रता क्या है और आज लोग क्या समझते हैं उसको। तो उसी यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए मैं ज़मीन देखने के लिए मैं दिल्ली गया था। कई जगह मैंने देखी भी, मुझे कई जगह सामने आई भी ज़मीन, लेकिन कई कुछ बातें बनी तो कई जगह पर वैचारिक सहमति नहीं बन सकी। तो अभी वो इसी का प्रोजेक्ट है। तो इसी में किसी ने मुझसे ये कहा कि अगर आप अपने इलाके में खड़े हो जाएँ, एमपी वगैरह बन जाएँ, तो ये चीज़ थोड़ी आसान हो सकती है। तो मुझे पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब कई बार बात सामने आई तो मुझे लगा ठीक है, मुझे करना चाहिए। तो बस इसलिए मैंने उस यूनिवर्सिटी को कायम करने के लिए मैंने कहा कि मैं इस बार इलेक्शन में लड़ूंगा। लेकिन हुआ ये कि कुछ हालात ऐसे हो गए कि मुझे लगा कि ये प्रॉपर वक्त नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी बात ही नहीं पहुंचा सकूँगा लोगों तक, तो फिर बेवजह ऐसा करे क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने क्विट कर दिया। चलिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा किस पार्टी से खड़े हो रहे थे या नहीं, मुझे ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं कोई काम करता हूँ तो उसका अपना जो रूल है। आपकी पहचान तो बेसिकली ज़्यादातर आपको प्राकृतिक से ही है, तो प्रकृति के लिए आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। और जितनी बात आपने दर्शकों को बताई, हम समझेंगे कि लोग इनसे समझें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वही सवाल जो जनता के लिए मैंने कहा है, लोगों के लिए कहा है, उसी तरह वही सवाल मेरे लिए भी है कि जो पार्टी या जो लोग मुझे प्रकृति और ह्यूमन लिबर्टी, फ्रीडम को प्रिजर्व करने वाले होंगे, कंजर्व करने वाले होंगे, उनके साथ जाऊंगा बस, और नहीं तो अपनी पार्टी बनाऊंगा। फ़िलहाल उसी को कोई उम्मीद नहीं है। और दर्शक भी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में सक्षम नहीं है, तो लेकिन ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको छोटी सी पंक्ति में ख़त्म कर देना, ये इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो आगे हम फिर आपके सामने लेके आएंगे इसी प्रकृति के विषय पे, WND के बारे में और जानेंगे और इनसे और कुछ सवालात और जवाब लेंगे। तब तक आप देखते रहिए हिंद TV 24। नमस्कार।